हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम एक चैप्टर नहीं 4 चैप्टर का मिक्स एक पूरा का पूरा यूनिट करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं ये पूरा का पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश करूंगा 10 मिनट में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 10 मिनट के अंदर ये 4 के 4 चैप्टर हो जाएंगे। मैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी डेफिनेटली, तो मुझे पहले से माफ कर देना। लेकिन ये है कि मैं इसके अंदर तुम्हें जो भी सिखाऊंगा पूरा का पूरा वो कंप्लीट कवरेज होगा, हर चीज इसके अंदर विद फॉर्मूले सब कुछ कराऊंगा। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लास 12th इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। साल भर में जितनी भी डिमांड हो रही है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? साल भर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड यहां पे हो रही है एक साल के अंदर, अप्रैल से लेकर मार्च तक, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हम लोग आप लोग डेली बेसिस पे जो भी खर्चा करते हैं अपने कंजप्शन के लिए उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये डिपेंड करता है क्लास हमारी लेवल ऑफ इनकम पे। हायर द लेवल ऑफ इनकम, consumption expenditure will be more. Lower the level of income, consumption expenditure will be less. अगला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्लास 2 टाइप का होता है, इंड्यूस और ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है क्लास जो इनकम पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, ये फिक्स है, होना ही होना है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तीसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। सरकार भी जितने भी खर्चे करती है देश के अंदर वो सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अगला है सरकार ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कंट्री के अंदर किसी भी चीज में, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई स्कूल हो, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं क्लास हमारे देश के सामान की डिमांड हो रही है, लेकिन बाहर लोगों द्वारा डिमांड हो रही है तो एक्सपोर्ट प्लस है। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम देश का सामान नहीं खरीदेंगे तो इसलिए इंपोर्ट माइनस है। ये पांचों के पांच अग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट है। इसको डिटेल में हम कह सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में, इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी का जो फॉर्मूला होता है वो सी प्लस आई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैं थोड़ी सी बात सी की करूं तो सी का मतलब है कंजप्शन, जो कभी जीरो नहीं होता। भले ही आपकी इनकम जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो इकोनॉमी करेगा ही करेगा, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको ए बार से डिनोट करते हैं। देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजप्शन कुछ ना कुछ है, इसी कंजप्शन को बोलते हैं ए बार ऑटोनोमस कंजप्शन। कई जगह से सी बार भी लिखा जाता है, बात बराबर है। और ये अपवर्ड जाता है, जैसे जैसे तुम्हारी कमाई बढ़ती चली जाएगी कंजप्शन तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। ऑटोनोमस कंजप्शन के लिए पास सेविंग्स और बोरोइंग से दो मेन सोर्सेज होते हैं। आई क्लास यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट है। सी प्लस आई ऐड करेंगे तो एडी भी बनेगा क्लास। यहाँ से देखो थोड़ा सा ऊपर से ये सी आई, और द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सी और क्लास एडी इज आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई, साल भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, कंजप्शन और सेविंग। कंजप्शन तो आपको पता ही क्लास, सेविंग इनिशियल लेवल पे देखो माइनस होता है शुरू में, भाई पहले इनकम इतनी कम होती है कि कुछ बचता नहीं है, सेविंग माइनस में होता है। फिर धीरे धीरे सेविंग यहाँ पे जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे सेविंग पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम ए एस बनाए तो ए एस हमेशा 45 डिग्री से बनता है क्लास। आप अगर देखोगे ये लाइन जो है वो दोनों एक्सिस को बाइसेक्ट करती है बीच से। ये ए एस है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, दोनों ही वाई है क्लास, तो यहाँ पॉइंट बीच से निकलेगा क्लास बिल्कुल। और क्लास ये 45 डिग्री से बनता है एग्रीगेट सप्लाई। और एएस को ही हम वाई बोलते हैं, आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। क्यों? क्योंकि वाई का फॉर्मूला जो होता है वो भी सी प्लस एस है, और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी सी प्लस एस है, और एडी का आपने देखा क्या? सी प्लस आई। तो ये हो गया एडी, ये हो गया एएस। ये रहा क्लास एग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री लाइन बनाता है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में बराबर है। अगर वाई इक्वल टू सी है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहां देखो क्लास, ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजप्शन, जहां पे इनकम कंजप्शन दोनों बराबर है। 100 रुपए कमाया, 100 रुपए ही खर्च कर दिया आपने, तो आपकी सेविंग्स क्या होगी? जीरो। उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट पे एपीसी 1 होता है और एपीएस 0 होता है। एपीसी और एपीएस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे ऊपर कौन है क्लास? यहाँ पे ऊपर कंजप्शन है, नीचे है इनकम, तो ये डिस सेविंग्स है, सेविंग माइनस में जा रहा है। धीरे धीरे ऊपर इनकम आ गया, इनकम ज्यादा हो गया, कंजप्शन कम, तो धीरे धीरे बचत होने लगती है। शुरू में बिजनेस में सेविंग्स नेगेटिव होता है, फिर धीरे धीरे सेविंग्स पॉजिटिव होने लग जाता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आता है जब दो अप्रोच को फॉलो करता है, एडीएएस और एसआई अप्रोच। अंडर एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इक्वल टू एएस। ध्यान रखना, ये हो गया क्लास एडी और ये हो गया एएस। जहां पे एडी एएस बराबर होगा उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम है। एडी एएस अप्रोच में इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब एडी और एएस दोनों बराबर होगा। इसके अलावा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच,
एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। ये है क्लास इन्वेस्टमेंट, ये है सेविंग्स। इनिशियल लेवल पे सेविंग्स क्या है, माइनस है, फिर सेविंग्स जीरो है और फिर सेविंग प्लस है। तो यहाँ पे जहाँ एस आई दोनों बराबर है उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, और इस ई को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एडीएएस में एडीएएस के बराबर, एस आई में एस आई के बराबर। जब भी पेपर में पूछेगा डायग्राम जरूर बनाना। व्हाट हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस? अगर अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आपके पास आउटपुट नहीं है। प्रोड्यूसर शुड इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को सप्लाई बढ़ाना चाहिए। और अगर एडी कम है, एएस ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स को सप्लाई कम कर देनी चाहिए क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तुम ज्यादा सामान बना रहे हो, तुम्हारा माल बिकेगा नहीं, स्टॉक कैपिटल लॉस होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम प्रोडक्शन क्या कर दो, कम कर दो। व्हाट हैपन व्हेन सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट? अगर लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन कम करो, क्योंकि लोग सेविंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, तो प्रोडक्शन कम करो, सामान आपका बिकेगा नहीं। अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आपका सारा माल बिक चुका है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। ये है क्लास एडी, ये बीच में बन गया एएस, ये हो गया पॉइंट इक्विलिब्रियम, ये बना 45 डिग्री से, एडी ज्यादा है एक्सिस डिमांड में, तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी, एडी यहाँ से बनेगा एडी डैश, और ये दोनों एडी के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं क्लास इनफ्लेशनरी गैप, और ये जो ई पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ओके, तो अगर एडी ज्यादा है एएस से, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और अगर एडी कम है, अब यही लाइन अगर नीचे बन जाए, ये एडी हो गया, ये एएस हो गया, अगर ये लाइन नीचे आ जाए, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, डिक्रीज इन डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, तो ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो पॉइंट है ई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में पहले ही बता चुका हूँ, राइट। तो एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड क्लियर हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम है, दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क दे गेट वर्क, और उनके पास काम है, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि देश के सभी लोग बेरोजगार है, स्टिल कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जैसे क्लास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लोग मॉडर्नाइजेशन आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, नई नई मशीन आती है, लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते, तो लोग कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग एक जॉब से छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए बेरोजगार हो जाते हैं वो, दिस इज कॉल्ड क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से ही बेरोजगार है, या तो काम करना नहीं चाहते या उस रेट पे काम नहीं करना चाहते जिस रेट पे उनको काम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी, सो अपनी इच्छा से वो लोग बेरोजगार हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, उस रेट पे काम करना चाहते हैं जो रेट मार्केट दे रहा है, काम करने के लायक भी हैं, काम कर सकते हैं, इच्छा भी करते हैं काम करने के लिए, बट इकोनॉमी में जॉब नहीं जिसकी वजह से वो बेरोजगार है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के दो मेजर्स है। पहला है फिस्कल मेजर जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, दूसरा है मॉनेटरी मेजर जो आरबीआई ने दिया है। अगर मैं फिस्कल मेजर की बात करूँ, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल कर रहा हूं तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है, सामान महंगा हो जाता है, लोग डिमांड कम करते हैं और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाता है। डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, यानी सरकार जो खर्चा करती है ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है जनता के ऊपर, सो दैट उनकी इनकम कम हो, डिमांड कम करें। और कंट्री में डेफिसिट डिमांड है, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है ताकि लोगों को इनकम मिले, लोग डिमांड करें। इसको बोलते हैं क्लास फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट देती है। अगला है मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई देती है। इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्लास, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहला है क्लास बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होता है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, बैंक रेट बढ़ेगा, जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को महंगे रेट पे लोन देगी। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को महंगे रेट पे लोन अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा तो कमर्शियल बैंक जनता को महंगे रेट पे लोन देगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो बैंक रेट कम कर दो। आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन देगा, कमर्शियल बैंक जनता को सस्ते रेट पे लोन देगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। और डिफ्लेशन में या डेफिशिएंट डिमांड में हमें डिमांड को बढ़ाना है। CRR प्लस SLR, LRR। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LRR होता है क्लास लीगल रिजर्व रेशियो। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो LRR को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही LRR बढ़ेगा, जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, CRR SLR बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक का लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ज्यादा पैसा रिजर्व में मेंटेन हो जाएगा, तो लोन कम देंगे, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो CRR SLR को कम कर दो, कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा देंगे, लोगों के पास लोन ज्यादा आएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचता है जनता को। अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई को सिक्योरिटीज को सेल करना चाहिए, सो दैट लोग पैसा कमर्शियल बैंक से निकाल लें और बैंक लोन ना दे पाए। डिफ्लेशन में आरबीआई इन्हीं सिक्योरिटी को परचेज कर लेता है जनता से और जनता को पैसे दे देता है, सो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक आगे किसी को लोन देता है। तो इन्फ्लेशन में सेल्स करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई, डिफ्लेशन में परचेज। अगला है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक के पास कभी कभार सरप्लस पैसा आ जाता है तो वो पार्क कर देता है आरबीआई के पास और उनसे ब्याज कलेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड है, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो सो दैट कि ज्यादा पैसा वो आरबीआई को दे दे, जनता को ना दे। डिफ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दो सो दैट वो ज्यादा पैसा जनता को दे। डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड कम करने के लिए इसे कम करना है और इन्फ्लेशन के लिए बढ़ाना है। ध्यान रखना क्लास, ये सारी चीजें इन्फ्लेशन में बढ़ेंगी, डिफ्लेशन में कम होंगी। एक्सिस डिमांड में बढ़ेगा, डेफिसिट डिमांड में कम होगा। बस ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल और परचेज होता है। क्वालिटेटिव के अंदर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं 10 लाख का लोन चाहता हूं तो मुझे 15 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, तो 5 लाख की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। ओके, देखो जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा कमर्शियल बैंक लोन कम देंगी तो इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, और इसको जैसे कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा दे पाएगी, लोन ज्यादा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगला मोरल सुएजन सलाह देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, भैया किसी को लोन मत दो इन्फ्लेशन में, सिर्फ फार्मर को लोन दो। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव मेजर्स, कुछ सिलेक्टेड पर्पस के लिए ही आपको लोन दिया जाता है, बाकी पर्पस के लिए लोन नहीं दिया जाता। लिमिट सेट कर दी जाती है एक्सेस डिमांड में कि भैया हम आपको इतना ही लोन देंगे, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। ये हो गया क्लास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, और इनसे हम लोग एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहता है, इनकम का वो पोर्शन जो आपने खर्च कर दिया, इसका फॉर्मूला होता है क्लास सी अपॉन वाई। एपीसी क्लास 1 हो सकता है, अगर सी वाई के बराबर है ब्रेक इवन पॉइंट तो एपीसी 1 होगा, सी और वाई दोनों बराबर है, कट के आएगा 1। एपीसी 1 से छोटा हो सकता है, एपीसी 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, वैल्यू ध्यान रखना। एपीएस, इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया, एपीसी एपीएस, ठीक है, एस अपॉन वाई। अगर एस नेगेटिव है तो एपीएस नेगेटिव, एस पॉजिटिव है एपीएस पॉजिटिव, एस जीरो है तो एपीएस जीरो। बट एपीएस कभी भी 1 नहीं होगा, ना 1 से ज्यादा होगा। जितना कमाया उतना बचा नहीं सकते, और कमाई से ज्यादा हम सेव नहीं कर सकते, तो एपीएस 1 और 1 से ज्यादा कभी नहीं होता, हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। तीसरा फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस दोनों मिला को क्या होता है क्लास, 1 के बराबर। नेक्स्ट है क्लास एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, और ध्यान रखना गरीब लोगों का एपीसी ज्यादा होता है, एमपीसी भी गरीब लोगों का ज्यादा होता है, तुम्हारी अगर इनकम बढ़ेगी तो तुम कंजप्शन बढ़ाओगे, तो इनकम के बढ़ने से कितना कंजप्शन बढ़ा उसको बताता है क्लास एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ध्यान रखना हमेशा ये 0 to 1 के बीच ही लाई करता है। अगर तुमने अपनी सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी 1 हो जाएगा, और सारी एडिशनल इनकम सेव कर लिया तो एमपीसी 0 हो जाएगा। एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, ये भी हमेशा 0 to 1 रहता है। अगर तुमने सारी एडिशनल इनकम को सेव कर लिया तो एमपीएस 1 हो जाएगा, सारी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया तो एमपीएस 0 हो जाएगा। और एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या होता है, 1 के बराबर। अगर 0.4 तो 0.6, 0.9 तो 0.1, 0.8 तो 0.2, 0.75 तो 0.25। कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए जो है ऑटोनोमस कंजप्शन, इस बी को बोलते हैं एमपीसी। ये स्लोप ऑफ सी कर्व है, स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी कर्व। वाई मतलब नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, जो कंजप्शन और इनकम के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। सेविंग फंक्शन एस इक्वल टू माइनस ए, ऑटोनोमस सेविंग्स, 1 माइनस बी एमपीएस, वाई मतलब नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। और ध्यान रखना क्लास, अगर तुम्हें पेपर में आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, डेरिवेशन पूछा जाता है, तुम डिराइव कर सकते हो। लिख के दिखा देता हूँ क्लास, y का फॉर्मूला है c प्लस एस, तो s का फॉर्मूला है y माइनस सी, तो s इक्वल टू वाई माइनस सी होता है a प्लस बी वाई। अगर इसे ओपन करें, y माइनस ए बार माइनस बी वाई, एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस, ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y यहाँ से b, तो यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी वाई, ये हो गया सेविंग फंक्शन। अगर तुम डायग्राम की बात करो तो तुम्हें डायग्राम बनाते वक्त कुछ खास बात का ध्यान रखना है। ये हो गया y, ये हो गया c, जहाँ से c 20 से शुरू किया है, नीचे एस बी माइनस 20 शुरू करना, बिकॉज अगर आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग्स ऑब्वियसली माइनस 20 होगा। पहली बात यहाँ ध्यान रखनी है। वाई सी दोनों बराबर हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे सेविंग 0 होना चाहिए। जो y और c दोनों जहाँ बराबर होते हैं वहाँ सेविंग 0 होना चाहिए। फिर y ऊपर चला गया, c नीचे आ गया, तो धीरे धीरे बचत होने लगी। शुरू में y नीचे था, c ऊपर था, तो हमारा डिस सेविंग्स माइनस में था। और एमपीसी का स्लोप ऑफ सी लाइन एमपीसी, स्लोप ऑफ एस लाइन एमपीएस, 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ एस लाइन, यानी 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, और 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू
MPS और माइनस MPS इक्वल टू MPC। ये बातें ध्यान रखना है क्लास, पहला यहाँ से फिर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग में, और ये ध्यान रखना है क्लास कि MPC S लाइन का स्लोप है, MPC C लाइन का स्लोप है, MPS S लाइन का स्लोप है। ओके, अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। इस चीज को शोन कौन करता है क्लास? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज डिनोटेड बाय K और इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला भी है क्लास 1 अपॉन MPS, और MPS को हम क्लास 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना क्लास, MP जो K की वैल्यू है वो हमेशा 1 टू इन्फिनिटी रहेगी। K की जो मिनिमम वैल्यू होती है 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो MPC इज डायरेक्टली रिलेटेड टू K। MPC बढ़ेगा K बढ़ेगा, MPC घटेगा K घटेगा, और आप इसे प्रूव कर सकते हो कोई भी फिगर लेके। MPS का जो रिलेशनशिप है ना वो इनवर्स रिलेशनशिप है K के साथ। K जितना ज़्यादा, MPS जितना ज़्यादा होगा K उतना ही कम होगा। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, अगर MPS 0.2 है तो K 5 है, और अगर MPS 0.5 है तो K जो है वो 2 है। तो MPS जितना कम होगा K उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ MPS 0.2 था तो K 5 था, MPS बढ़ गया तो देखो K घट गया, 5 से 2 हो गया, और MPC के साथ सीधा। और ये तो आप सब जानते हो, MPC प्लस MPS दोनों को मिला के 1 रहता है, तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दोनों को मिला के 1 है, एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा। ये क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग प्रोसेस है पूरा का पूरा। अगर मैं देखूँ क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, MPC को मैंने माना 0.8। ये कहता है कि अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, लोग इनकम कमाएंगे तो कंजप्शन भी एक्स्ट्रा करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, फिर कंजप्शन बढ़ेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इनकम के एक गुना बढ़ने से, सॉरी, इन्वेस्टमेंट के एक गुना बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ा तो इनकम भी 100 से बढ़ेगा। 80% खर्च कर दिया, कंजप्शन हो गया 80, फिर अगले राउंड में यही 80 इनकम बनेगा, फिर इसके 80% खर्च कर दिया 64, फिर अगले राउंड में यही 64 इनकम बनेगा, फिर इसके 80% खर्च कर दिया। और क्लास देखेंगे K का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपॉन MPS। MPC 0.8, MPS 0.2, K आ गया 5, 100 का हो गया 5 गुना। तो देखोगे डेल्टा आई की टोटलिंग जो है वो 500 है, डेल्टा आई की। और इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 से, इनकम बढ़ गया 5 गुना, K 5 टाइम्स आता 500, और 80% कंजप्शन कितना बढ़ गया 400। ये जो ऑल अदर राउंड है इसमें हम लोग बैलेंस लिखते हैं। तो आता है कई बार न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखा के आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस दिखाओ, तो इस तरीके से आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। बस यही है इस चैप्टर में। बाकी एक्स एंटी सेविंग्स, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूँ क्लास आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एंटी सेविंग्स किसको कहते हैं? साल भर में जो होने वाली सेविंग्स है उसको बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग्स। साल भर में जो होने वाली इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल सेविंग्स है इकोनॉमी की उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स, और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब इस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं ये करके सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले एडी का फॉर्मूला C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एएस का फॉर्मूला C प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। इनकम का फॉर्मूला C प्लस एस। सो इस हिसाब से जो एएस है वो खुद भी वाई के बराबर हो जाता है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एडी एएस के बराबर होगा, एस आई के बराबर होगा। एपीसी C अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। एपीएस S अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन C2 माइनस C1, चेंज इन वाई Y2 माइनस Y1, चेंज इन S2 माइनस S1। एमपीएस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, मार्जिनल में सिर्फ डेल्टा लग जाता है। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला 1 अपॉन MPS, MPS की जगह 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी K का फॉर्मूला होता है। कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू A बार प्लस BY, ये B MPC है। S इक्वल टू माइनस A बार प्लस 1 माइनस BY, ये 1 माइनस B MPS है। तो फाइनली क्लास ये पूरा का पूरा यूनिट 4 चैप्टर का क्लास कॉम्बिनेशन था। मैंने कोशिश करी 10 मिनट के अंदर, लेकिन लगभग 18 मिनट लग गए, तो मुझे माफ करना क्लास, पर मैंने अच्छे से रिवीजन करा दिया। मैं बिफोर एग्जाम और डीप रिवीजन लेके आऊंगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी लगे तो इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन रात एक कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो प्लीज़ अपने घर वालों को प्राउड फील कराने के लिए दिन रात एक कर दो, तुम चाहोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा।